दोस्तों यह सीटेट वालों का काफ़ी चहेता टॉपिक है। तो इस टॉपिक से आपको प्रत्येक साल 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं, तब हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो चलिए उस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी चारों ओर से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यह लेयर क्या करती है, सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं उससे हमारी रक्षा करती है। अगर यह लेयर नहीं होता है तो दिन में बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और रात में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठंड हो जाएगा। वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर आइए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और बाकी गैसें जो होती हैं 1% में सभी गैसें होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%, आर्गन हो गया 0.93%, और बाकी गैसें 0.04% में होती हैं। और इनके साथ साथ वायुमंडल में धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं। ये सभी मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहीं से क्वेश्चन बार बार हर एक साल क्वेश्चन बनता ही है सीटेट में, पेपर 2 में, सोशल साइंस में। तो ये वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल जो है हमारा 5 परतों से मिलकर बना हुआ है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल बोलिए, और इसको बहिर्मंडल बोलिए। ये हमारा अर्थ हो गया, और ये हमारा पहला लेयर हो गया, इसको क्षोभमंडल। यह दूसरा समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, या मध्य, इसको बोलिए बाह्य वायुमंडल बोल सकते हैं, और इसको बहिर्मंडल। चलिए एक एक करके इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्षोभमंडल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला परत है ये, और इसमें मौसम संबंधी जितना भी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, या ओला गिर रहा है, या कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं हो रही है, इसी परत के अंदर मौजूद होगा। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है, और इसी मंडल में मौजूद वायु में हम लोग सांस लेते हैं, और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में मौजूद होती हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले लेयर की तरफ। दूसरा है हमारा समताप मंडल। कौन सा, ये हमारा पहला हो गया क्षोभमंडल पहला, और इसके ऊपर जस्ट हमारा ये समताप मंडल हो गया। ठीक है, इस परत में क्या होता है, यह मौसम संबंधी सभी घटनाओं से मुक्त होता है। इसमें मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है। और दूसरा, इसमें एरोप्लेन उड़ाने के लिए उपयुक्त होता है, और इसमें ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग यह समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। एग्जाम में यही पूछ देगा कि क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, और दूसरा लाइन दे देगा यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और पूछ देगा कथन ए गलत है, कथन बी सही है, या दोनों गलत है, या दोनों सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो आपको एक एक शब्द यहाँ पे देखना पड़ेगा। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह परत क्या होती है, आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता दूसरी होती है क्या, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक लेती है। इसमें तो पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सीटेट की दृष्टि से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस इतना ही इसको देखना है। चलिए अगले लेयर पर चलते हैं। तीसरा हो गया मध्य मंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है मध्य मंडल। तीसरा लेयर हो गया हमारा, यह वायुमंडल की तीसरी लेयर है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, और यह लगभग 80 किलोमीटर तक फैला होता है। 80 किलोमीटर यहाँ तक है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आकर जलने लगते थे। इसकी विशेषता क्या है, उल्का पिंड का जलना। उल्का पिंड का जलना इसकी विशेषता है। एग्जाम में पूछ देगा कि उल्का पिंड किस परत में आकर जलने लगती है, तो आपका हो जाएगा मध्य मंडल में, मेसोस्फीयर में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। चलिए अगले लेयर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप लोग एक भी शब्द मिस मत करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है, और एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। दूसरा दे देगा स्टेटमेंट 2, आयन मंडल इस परत का एक भाग है, और यह लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और दे देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दोनों गलत है, दोनों सही है। ए सही है, बी
गलत है, इस तरह से आपको दे देगा। अगर मान लीजिए अगर एक एक शब्द आप लोग नहीं देखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी का लाइन ये नहीं देखिएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, तीव्रता से बढ़ता है तो तीव्रता से यहाँ पे क्या करेगा, नहीं लगा देगा, तीव्रता से नहीं बढ़ता है। और यह 80 से क्या करेगा, यहाँ पे 90 से 300 कर देगा, 400 500 कुछ भी कर देगा। और तब उसमें आप पूछेगा कि स्टेटमेंट ए सही है, बी गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। इसी कारण से बोल रहा हूँ कि एक एक शब्द आप लोग एनसीईआरटी का जो लाइन है इसको देखिएगा। तो चलिए बाह्य वायुमंडल के बारे में समझ लेते हैं। बाह्य वायुमंडल क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, चौथा परत हो गया, आपका लेयर हो गया। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई बढ़ेगा यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, काफी तीव्रता से बढ़ेगा। आयन मंडल, इस परत की विशेषता अगर पूछ ले, आयन मंडल किस लेयर में पाई जाती है, तो बाह्य वायुमंडल में। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहाँ तक 400 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो गया, रेडियो संचार। रेडियो संचार की अगर बात करें तो रेडियो संचार इसी लेयर में होता है, बाह्य वायुमंडल में या आयन मंडल में, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगा, रेडियो का जो तरंग होता है इसी मंडल से रिफ्लेक्ट किया जाता है वापस पृथ्वी पर। और दूसरा हो गया आयन। दो विशेषता इसकी हो गई। वास्तव में पृथ्वी और रेडियो का जो प्रसारण होता है वो इसी लेयर से आकर क्या करती है, वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। तो इस लेयर में बस इतना ही है। चलिए अगले लेयर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा बहिर्मंडल, यानी सबसे बाहरी मंडल। इसके बाद हमारा अंतरिक्ष शुरू होता है। यह हो गया पांचवा मंडल। देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, और यह वायुमंडल की सबसे पतली परत होती है। और गैसें यहाँ पे होती है वो बहुत हल्की गैसें होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी गैसें इसी लेयर में पाई जाती हैं और अंतरिक्ष में तैरते रहती हैं। इस तरह से हमने सभी लेयर को थोड़ा थोड़ा करके देख लिया हुआ है। और इससे बाहर आपको एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा बाहर से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बस 2 मिनट लगेगा उसको देखने में। एनसीईआरटी बुक में एक सेक्शन दिया रहता है, क्या आप जानते हैं, उसी का ये पॉइंट है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 चीज़, एक ग्रीन हाउस गैस और भूमंडलीय तापन। 2 चीज़ इसमें हमको काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। दिन में जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से गर्म होती है तो गर्म होने के बाद में वो रात में बहुत जल्दी से ठंडी होने लगती है। तो ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उस हीट को पृथ्वी पर रोक कर रखता है, जिससे पृथ्वी रात में भी गर्म रहती है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं रहे तो रात में पृथ्वी इतनी ज्यादा ठंड हो जाएगी, वहां पे बर्फ जमने लगेगा। तो इसके अभाव में क्या होगा, धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि यहाँ पे रहना असंभव हो जाएगा। लेकिन कल कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, यानी ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव होता है वो बिगड़ने लगता है। इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान में बढ़ने लगता है, जिसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। जब कल कारखानों के धुएं के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर भी काफी बढ़ने लगता है, जिससे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होने लगती है। तो ये 2 चीजें हैं यहाँ पे देखने के लिए। और स्टेटमेंट के रूप में तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बना सकता है। और इस तापमान में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है। उसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने लगता है, और जो तटीय क्षेत्र होता है उसमें बाढ़ आने लगता है। तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस को मेंटेन करके रखना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज़्यादा नहीं हो, मेंटेन करके रहे, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आखिरी पॉइंट है ये, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। जब वायु गर्म होगी तो वो फैलेगी और हल्की होकर ऊपर जाएगी। ठंडी हवा, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है, एक गर्म हवा, एक ठंडी हवा, ठीक है। जब गर्म हवाएं, जब मान लीजिए यहाँ पे हवाएं हैं, जब ये गर्म होंगी तो गर्म होकर फैलेंगी और हल्की हो जाएंगी, जिससे ऊपर जाने लगेगी। ऊपर जाएंगी ये हवाएं तो ऊपर चली जाएंगी, तो ये हमारा स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया, यहाँ पे इस जगह खाली हो गया। तो जो ठंडी हवाएं होती हैं ये भारी होती है, सघन होती हैं, तो ये इनका स्थान ले लेगी। तो ये हवाएं ऊपर जा रही हैं, ये हवाएं नीचे आ रही है। इस तरह से वायु चक्र का निर्माण होता है। आइए देखते हैं इस लाइन को पहले। जब वायु गर्म होती है तो फैलती हैं और हल्की होकर ऊपर जाने लगती हैं। यहाँ से हल्की होंगी तो ऊपर जाएंगी। और ठंडी हवा जो होती है वो सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडी हवाएं जो हैं वो नीचे आएंगी क्योंकि भारी होती हैं। गर्म हवा जो के ऊपर उठने के आसपास के क्षेत्र से
ठंडी हवा रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती हैं। जब ये हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो ये स्थान खाली हो जाएगा, तो इस स्थान को ये ठंडी हवाएं आकर भरने लगेंगी, तो इससे वायु चक्र का निर्माण होता है, हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का लाइन में बस इतना ही था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। इससे एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक साल आते हैं, डायरेक्ट लाइन उठाकर पूछ दिया जाएगा। स्टेटमेंट तो बहुत कम ही आ रहे हैं, डायरेक्ट लाइन ही उठाकर दे दिया जा रहा है। आज के टॉपिक में बस इतना ही था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आज का क्लास कैसा लगा, और अगला जो क्लास होगा वो किस चीज़ पर रखा जाए, आप लोग कमेंट में बताइए।